ठीक है भाई, धन्यवाद। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज क्या होती है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, लॉस के इंटरप्रिटेशन। और ऑनलाइन में क्या होती है इंटरप्रिटेशन? अरे अभी भी सो रहे हैं या सो के उठे हैं? कोई तो बोलो। ऑनलाइन आवाज तो आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो आप ही जवाब दे दो फिर। सर, इसके माध्यम से विधि का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है कि विधि क्यों बनाई गई है, या जहाँ पे ना असमंजस की स्थितियों की विधि क्या कहना चाह रही है हमें समझ नहीं आ रही है, तो वो भी इसमें बताई गई विधियों के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि विधि आखिर में क्या है, अल्टीमेट अंतिम उद्देश्य क्या है, इसका क्यों बनाई बिल्कुल, गई। बिल्कुल सही है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज का मतलब होता है ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के मन में क्या था जब उसने ये विधि बनाई थी या कानून बनाया था? उसने किस कारण से बनाया था? क्या सोच के साथ बनाया था? और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज की हमें जरूरत कब पड़ती है? इसकी एक्चुअल जरूरत जो इसको पड़ती है वो है कोर्ट। जब भी कोर्ट को किसी प्रोविजन के अंदर डाउट होता है और कोर्ट को जस्टिस देना होता है, ठीक है, और कोर्ट को लगता है कि जब ये लेजिस्लेचर ने या फिर उसने जब ये कानून बनाया था, तब कानून बनाने के टाइम पे उन्होंने क्या सोच के बनाया था, क्या उनके दिमाग में होगा, और जो ये प्लेन रीडिंग यहाँ पे किसी लॉ की लिखी हुई है, तो इसके पीछे का इंटेंशन लेजिस्लेचर का क्या है? तो कोर्ट का काम होता है इंटरप्रिटेशन करना लॉ को। ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेचर का काम तो क्या है? लॉ था, बना दिया। अब उसको इंटरप्रेट कौन करेगा? वो तो कोर्ट ही करेगा। और कोर्ट कब करेगा? जब कोई केस उसके सामने आएगा। तो ऐसे ही इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज के आपके भारत के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ चीजें दे रखी है जो इवॉल्व हुई है कोर्ट के थ्रू ही। वो किसी लेजिस्लेचर ने नहीं बनाई, वो किसी भी इंसान ने नहीं बनाई, वो कोर्ट्स ने बनाई है जजमेंट्स के थ्रू। ठीक है। अब अगर अपन रियल रेलिवेंस अगर जाने कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज की रियल रेलिवेंस क्या होती है, तो उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। कहानी ध्यान से सुनना भैया। कहानी ये है कि एक आदमी ने मर्डर कर दिया था। कर दिया मर्डर। कोर्ट में उसका केस चला। चल गया केस। कोर्ट ने उसको सुनाई फांसी की सजा। ठीक है। कोर्ट ने बोला द अक्यूज टू बी, फांसी दे दो उसको। जब फांसी का टाइम आया उसका, ठीक है, तो कोर्ट के सामने जो अक्यूज का वकील था वो कोर्ट के सामने गया और बोला कि सर, जब मेरे क्लाइंट की फांसी हो रही है ना, तब आप मेरे को वहां पे प्रेजेंट रहने की अनुमति दे दो। कोर्ट ने बोला लेकिन क्यों? उसने बोला कि सर बस अनुमति चाहिए मुझे। तो कोर्ट ने एक रीजनेबल ग्राउंड्स पे उसको अनुमति दे दी कि जब फांसी होगी आपके क्लाइंट की तो आप वहां पे जाके खड़े हो जाना। ठीक है। फांसी का टाइम आया, उसको लेके गए ऊपर, कपड़ा पहनाया, वो जो रोप बांधते हैं वो रोप बांधी, और उसने फट खींच दी और वो लटक गया। उतने में जो एडवोकेट वहां पे खड़ा हुआ था उसने अपने जूनियर्स को बोला कि जाओ फटाफट उसको जाके बचा के ले आओ। ठीक है। एडवोकेट्स के जूनियर भागे, फांसी की जो रोप थी वो काट दी और उसको जिंदा बचा के वापस लिया। ठीक है। वो आदमी बच गया। उस एडवोकेट के ऊपर कंटेम्प्ट का चार्ज लग गया कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आपने उसको बचाया कैसे। ठीक है। तो फिर कोर्ट में, बता रहा हूं मैं रियल रेलिवेंस क्या है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज की। तो कोर्ट ने बोला कि भाई आपके ऊपर तो कंटेम्प्ट लगेगा क्योंकि हमने इसको सजा फांसी की दी थी, और फांसी के अंदर आप अपने जूनियर्स को बेच के उसको बचा के लिया है, ऐसा आपने क्यों किया? तो एडवोकेट ने बोला कि सर, अगर आपके ऑर्डर को अगर इंटरप्रेट किया जाए तो आपने ऑर्डर में क्या लिखा था? द अक्यूज टू बी हैंग्ड।
ये कौन लिखेगा? टिल डेथ। तो कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को उस केस में इंटरप्रेट किया था और कोर्ट ने कहा था कि हाँ, ये हमसे मिस्टेक है, हमने टू बी हैंग्ड लिखा, और जब वो टू बी हैंग्ड हुआ तब उसी टाइम आपने उसको बचा लिया, तो हैंग तो वो हो गया, लेकिन टिल डेथ हम इसमें लिखना भूल गए। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज की मदद से ही ये प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ था कि जब भी किसी को फांसी देनी है तो अक्यूज टू बी हैंग्ड टिल डेथ लिखना कंपल्शन है। समझ में आई कहानी? तो ये जो इवॉल्वमेंट हुआ है कि अक्यूज को फांसी देनी है, लेकिन कब तक? जब तक वो मर ना जाए। ये इवॉल्वमेंट हुआ कैसे था एक्चुअली में? ये इंटरप्रिटेशन के थ्रू ही हुआ था कि लेजिस्लेचर का अगर किसी को फांसी देने का भी विचार है तो वो किस सेंस में फांसी देना चाहती है वो उसको। कोर्ट भी अगर अपने जजमेंट में कोई भी चीज को मेंशन कर रही है तो वो किस सेंस में मेंशन कर रही है, और उस सेंस को अगर इंटरप्रिटेट अगर अपन को सही फॉर्म में करना है कि ट्रू इंटेंशन के फॉर्म में, तो अपन को इसका सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक कहानी? ऑनलाइन समझ में आ गई क्या? यस सर। अब इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है इंटरप्रिटेशन और एक होता है कंस्ट्रक्शन। मतलब किसी लाइन को या किसी वर्ड को कंस्ट्रक्ट करके पढ़ना कि वो लाइन कहने क्या चाह रही है, या फिर बोल सकते हैं किसी लाइन को इंटरप्रेट करके पढ़ना कि उसका कहने का तात्पर्य क्या है। ठीक है? अगर देखा जाए तो ये दोनों वर्ड एकदम सेम है, लेकिन अगर लॉ की टर्म्स में देखा जाए तो ये दोनों वर्ड एकदम ऑपोजिट है। कैसे? वो ऐसे कि इंटरप्रिटेशन के टाइम पे तो अपने सामने कोई भी अगर सेक्शन की लाइन दे रखी है तो उसको अपन एकदम डायरेक्ट वे पे इंटरप्रेट करेंगे और उसको सिंपल या ऑर्डिनरी मतलब देंगे। मतलब अगर कोई लाइन आपके सेक्शन में दे रखी है तो उसको हम एकदम सिंपल तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है। ज्यादा दिमाग को नहीं चलाएंगे, ज्यादा दिमाग को घुमाएंगे भी नहीं कि भाई इसका मतलब ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, सिचुएशन ये कमांड कर रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो इंटरप्रिटेशन के अंदर तो जो भी इंटरप्रिटेशन अगर होता है, जो भी अपन इवॉल्व करते हैं, वो डायरेक्ट सिंपल या ऑर्डिनरी के फॉर्म में करते हैं। ठीक है? कंस्ट्रक्शन में हमेशा कुछ भी इंटरप्रिटेशन होता है वो हमेशा इनडायरेक्ट होता है, जिसमें अपन कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि अगर ये लाइन दे रखी है तो आज की डेट में, या फिर आज की डेट को तो छोड़ो, ओवरऑल कहने का मतलब क्या है इस लॉ का। ठीक है? तो यहाँ पे तो जो वर्ड दे रखा है, अगर वर्ड दे रखा है मैन तो उसको मैन के जैसे इंटरप्रेट करेंगे, अगर वर्ड दे रखा है विमेन तो वुमेन के जैसे इंटरप्रेट करेंगे, अगर वर्ड दे रखा है मे तो मे के जैसे इंटरप्रेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, मतलब चेंज हो सकता है। ठीक है? जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैन में अगर अपन ने ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड कर दिया तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे हो गया ना इंटरप्रेट करने का। ठीक है? तो कंक्लूजन ड्रॉ से जब भी कुछ करते हैं तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट माना जाता है। ये समझने की चीज है, ऐसा कोई दिमाग में लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका मेन जो मोटिव था वो ये था, इन दोनों के बीच को समझाना और दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताना कि इंटरप्रिटेशन के अंदर हमेशा डायरेक्ट तरीके से इंटरप्रिटेशन होता है किसी भी लॉ का, और कंस्ट्रक्शन के अंदर हमेशा इनडायरेक्ट तरीके से इंटरप्रिटेशन होता है लॉ का। ठीक है? अब आ जाओ एग्जाम मटेरियल वाली चीजों में। अब हम इतनी देर से इंटरप्रिटेशन 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 तो बातें कर रहे हैं बिना बात की,
लेकिन कोर्ट के सामने अगर कोई केस सही में आ जाए तो कोर्ट एक्चुअली में मदद लेता किन किन चीजों की है इंटरप्रेट करने के लिए। ऐसा तो नहीं ना कि कोई भी एक आपको सेक्शन दे रखा है और कोर्ट अपनी मनमर्जी से इंटरप्रेट कर ले खुद की मर्जी के हिसाब से। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। अगर कोर्ट को किसी चीज का सही मतलब अगर निकालना है, उसके पीछे का सही उद्देश्य अगर निकालना है, तो किसी ना किसी चीज की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। तो वो सारी चीजें आपकी गवर्न होगी एड्स में। अब ये दो तरीके की होती है। एक तो होती है इंटरनल और एक होती है, जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो इंटरनल एड्स है वो कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नेचर की होती है थोड़ी सी। ठीक है। अगर कोर्ट को कहीं पे भी डाउट आ रहा है कि ये प्रोविजन क्या कहना चाह रहा है, और वो अगर कुछ कुछ अगर इंटरनल एड से मदद ले रहा है, तो कोर्ट को बाउंड रहना पड़ेगा उस इंटरनल एड्स में कि जो वो कह रहा है वो मानना ही पड़ेगा। और जो एक्सटर्नल एड्स है वो सिर्फ कोर्ट की, ऐसे मान लो दो के अलावा चार पांच हाथ और है कि ठीक है यहाँ से मदद हम ले सकते हैं। अब क्या क्या आता है इस एड के अंदर, वो एक एक मैं लिखे जा रहा हूँ, एक एक समझे जाओ। तुम सबके पास बेरेक्ट तो है ना? अरे इसकी बेरेक्ट नहीं पूछ रहा, कोई भी बेरेक्ट। हाँ तो निकाल लो बाहर। इंटरनल, सबसे पहले अपन इंटरनल कर रहे हैं। किसी भी लॉ का सेक्शन वन क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल। और वो क्या कहता है? इस एक्ट का नाम क्या है? देखो एक बार। नाम, विस्तार और वो हाँ। समझती हैं। हाँ। हम्म। तो अगर कोर्ट को किसी भी प्रोविजन में अगर डाउट रहता है या एम्बिग्विटी रहती है, तो वो सबसे पहले शॉर्ट टाइटल की मदद ले सकता है कि ये एक्ट का एक्चुअली में नाम है क्या चीज। दूसरा, लॉन्ग टाइटल। वो कहीं पे पढ़ा है क्या तुमने? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड ऑल द लॉज रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर एंड कनेक्टेड देयर ऑफ, वगैरह वगैरह जो लिखी हुई रहती है। सीआरपीसी का है, बाकी सब एक्ट्स में भी होती है जनरली। उसको कहते हैं लॉन्ग टाइटल। ये समझ लेना, ये लॉ के अंदर की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। वो अलग चीज है। लॉन्ग टाइटल वो है जो एक्ट के हमेशा ऊपर लिखा हुआ होता है, जिसके नीचे प्रेसिडेंट का लिखा हुआ होती है कि प्रेसिडेंट के एसेंट कब मिली। दिख गई ना? ये लॉन्ग टाइटल है। अगर आपसे किसी इंटरव्यू में पूछ ले तो आप सारा कानून तो पढ़ के आ गए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि शॉर्ट टाइटल क्या है और लॉन्ग टाइटल क्या है, तो कितनी बेइज्जती होगी। होगी ना भयंकर। प्रियम्बल। प्रियम्बल का एक चीज ध्यान रखना, अगर लॉ की लैंग्वेज अगर एकदम क्लियर है तो कोर्ट कभी भी प्रियम्बल के पीछे नहीं जाता। अगर लॉ के एक से ज्यादा मतलब निकल के बाहर आ रहे हैं तो ही कोर्ट प्रियम्बल में जाता है। ये तो है सिचुएशन नंबर वन। दूसरी, आज के मॉडर्न टाइम्स में प्रियम्बल किसी भी एक्ट में नहीं आता। ठीक है, प्रियम्बल आना ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। लास्ट अगर आप प्रियम्बल देखोगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिख जाएगा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में भी प्रियम्बल है। जो 1900 से पहले के थे उन सब में प्रियम्बल आता था। अब प्रियम्बल किसी भी एक्ट में नहीं आता। स्पेशल एक्ट्स में प्रियम्बल कहाँ दे रखा होता है? कुछ टीचर्स ने तो ये बताया था जो ऊपर जो ये दे रखा होता है, ये लॉन्ग टाइटल को प्रेम्बल कहते हैं। क्या? मतलब लॉन्ग टाइटल ही प्रेम्बल है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो लॉन्ग टाइटल को आप प्रियम्बल
कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते, क्योंकि प्रियम्बल का हमेशा कॉलम अलग ही बनता है। जैसे अगर आप आपके सीआरपीसी में भी है क्या प्रियम्बल? नहीं, फिर वो लॉन्ग टाइटल ही हुआ। प्रियम्बल हमेशा अलग ही दे रखा होता है, उसको आप लॉन्ग टाइटल के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखा है, नाम से दे रखा है प्रेमबल। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नाम से दे रखा है, मैं ये तो कह रहा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है शायद प्रियम्बल, एविडेंस में भी प्रियम्बल है। ठीक है, तो अगर प्रियम्बल किसी एक्ट में होता है तो वो अलग से ही दे रखा होता है, उसको लॉन्ग टाइटल के साथ मर्ज नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो कहने का पॉइंट ये है कि आज की डेट में जो कोर्ट है वो प्रियम्बल के ऊपर तभी जाती है जब बहुत ज्यादा डाउटफुल हो, वो भी उन एक्ट्स में जिसमें प्रियम्बल दे रखा है। बाकी मॉडर्न टाइम्स के अंदर प्रियम्बल आना बंद हो चुके हैं, तो उसकी रेलिवेंसी भी ऑलमोस्ट खत्म सी होने लगी है। सर ये जो पॉक्सो में ना, जो स्टार्टिंग में इतना सब कुछ दे रखा है कि ये नहीं कैसे आया, कहाँ, मतलब संयुक्त राज्य में वहाँ पे राष्ट्रीय संघ में बालकों के अधिकार आए, ये इतना सारी जो हिस्ट्री दे रखी है ऊपर। वो प्रियम्बल नहीं है मैम, वो ऑब्जेक्ट है एक्ट के, कि ये एक्ट बना कैसे, इसमें अपने इंटरनेशनल ट्रीटी को भी रेटिफाई किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन की इस आर्टिकल से ये चीज ली, वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो एक्ट के, उसको प्रियम्बल नहीं कह सकते आप। एग्जाम में आपके पास आंसर क्वेश्चन ही आ सकता है कि चार ऑप्शन दे दिए, अब ये बताओ इसमें से इंटरनल एड कौन सा है, या ये बताओ इसमें एक्सटर्नल एड कौन सा है। तो ये याद रहना बहुत जरूरी है। कई कई बार क्या होता है प्रेसिडेंट्स का नाम सुना है आपने, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स? ठीक है, अब वो क्या होते हैं? जुडिशियल डिसीजंस। ठीक है, बाइंडिंग होते हैं कोर्ट के ऊपर, अगर हायर कोर्ट के हैं तो लोअर पे बाइंडिंग रहेंगे। अब अगर एग्जाम में चार ऑप्शन दे दे आपको, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, मार्जिनल नोट्स और प्रेसिडेंट्स, और आपको बोल दे कि इनमें से कौन सा इंटरनल एड नहीं है, वैसे मैंने खुद ने ही आपको आंसर दे दिया, लेकिन जनरली आपके दिमाग में पहली चीज क्या आएगी कि प्रेसिडेंट्स भी तो इंटरनल रूल ही है, क्योंकि जजमेंट ही तो है कोर्ट का, कोर्ट के ऊपर बाउंड भी रहता है, लेकिन इन एक्चुअल वो एक्सटर्नल रूल है आपका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आएंगे आपके पास, और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि उसकी रेलिवेंसी एडमिसेबल है कि नहीं है, या कितना रेलिवेंट है वो। ठीक है, अब आ जाओ मार्जिनल नोट्स पे। अगर आप अपने बेर एक्ट में देखो, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका, उसमें लिखा हुआ है कि हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 11 है शायद, सेक्शन 10 है। तो जैसे मानो सेक्शन यहाँ लिखा हुआ है, ये आपकी बेर एक्ट है, अब सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक साइड में कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है। आजकल आना ये बंद हो गया। होता क्या है, मार्जिनल नोट्स कभी भी लेजिस्लेचर इंसर्ट नहीं करता, वो हमेशा ड्राफ्टर इंसर्ट करता है। ड्राफ्टर समझते हो कौन होता है? लेजिस्लेचर कभी भी ड्राफ्टर नहीं होता, लेजिस्लेचर सिर्फ उसको पास करता है। जैसे आपके जो एमपीज है जैसे आपका भी नया कानून आ रहा है, भारतीय दंड संहिता, ये सारे सारे, आपको क्या लगता है ये एमपीज ने ड्राफ्ट करें? ड्राफ्ट तो कमिटीज ने करें, जो भी आईएएस है या जो भी अधिकारीज है, उनको कहते हैं ड्राफ्टर। तो होता क्या था पहले के टाइम पे, आपके जो पहले के एक्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह वगैरह, उसमें ड्राफ्टर जो थे वो मार्जिनल नोट्स भी डालते थे आपके सेक्शन के जस्ट बगल में। ठीक है, आप देख रहे हैं ना जो भी पुराने एक्ट्स है, जैसे मेरे को जहां तक याद है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिल जाएगा आपको मार्जिनल नोट्स। ठीक है, और एक एक्ट और है, उस पर भी मिल सकता है आपको। हम्म, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा जहां तक है मेरे को पता है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो मार्जिनल नोट्स की आज की डेट में रेलिवेंसी एकदम जीरो है। हेडिंग्स, हर सेक्शन जब भी स्टार्ट होता है उससे पहले सेक्शन की हेडिंग होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन हेडिंग, जो ब्लैक उसमें लिखी हुई होती है।
सेक्शन का नाम बोल सकते हो। ठीक है। कभी भी अगर कोर्ट को किसी भी सेक्शन की लैंग्वेज में अगर डाउट होता है कि ये लैंग्वेज कहना क्या चाह रहा है, तो वो हमेशा हेडिंग पे जा सकता है उसको इंटरप्रेट करने के लिए। इसके बाद आओ प्रोविजो। प्रोविजो क्या होता है? सेक्शन को थोड़ा सा लिमिट कर देता है, सेक्शन को एक बाउंड्री में बांध देता है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो सेक्शन के प्रोविजो में और सेक्शन की हेडिंग में, तो कौन प्रिवेल करेगा? जब भी सेक्शन के प्रोविजो में या सेक्शन की हेडिंग में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो हमेशा प्रोविजो प्रिवेल करेगा। इलस्ट्रेशन, सेक्शन 378 थेफ्ट का, कितने इलस्ट्रेशन है उसमें? 15 या 16 है, इतनी तो। एविडेंस में है आपके 114 सेक्शन, है ना? उसमें भी इलस्ट्रेशन बहुत सारे हैं। तो जब भी कोर्ट को किसी लैंग्वेज की, मतलब आपके सेक्शन की लैंग्वेज में डाउट होता है, तो वो इलस्ट्रेशन में जा सकता है उसको समझने के लिए, क्योंकि वो इलस्ट्रेशन डायरेक्टली किसने दिए हैं? लेजिस्लेचर ने, खुद लॉ मेकर ने। ठीक है। अब आ जाओ इसके बाद। इलस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ जो करंट सेक्शन है आपको, आपका, उसको सिर्फ समझाते हैं कि इस सेक्शन के ये मायने भी निकल सकते हैं। क्योंकि जनरली होता क्या था पहले के टाइम पे, या फिर आज के टाइम पे भी, एक सेक्शन की प्लेन रीडिंग से आप उसका कंप्लीट दायरा डिसाइड नहीं कर सकते। तो इलस्ट्रेशन दिए ही इसलिए जाते थे ताकि सारे दायरे इलस्ट्रेशन के थ्रू बता दे कि ऐसे हुआ तो ये भी होगा, ऐसे हुआ तो ये भी होगा, ऐसे हो गया तो नहीं मानेंगे होगा। तो अगर आप थेफ्ट के देखोगे तो 14-15 इलस्ट्रेशन के अंदर 4-5 तो है कि नॉट लायबल टू थेफ्ट, बाकी सब में लायबल टू थेफ्ट। ठीक है। इलस्ट्रेशन सिर्फ दायरा बताते हैं कि इस आप ऑफेंस को कितना आगे तक लेके जा सकते हो। ठीक है। अब आ जाओ सेविंग क्लॉज। हर एक्ट के लास्ट में एक सेविंग एंड रिपील का प्रोविजन होता ही है। जब भी एक्ट खत्म होता है तो उसी पे खत्म होता है। तो बस ये यही चीज बताता है कि इससे पहले वाले कानून के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई थी जो अब इस एक्ट के अंदर रिपील कर दी, उसी को अपन बोलते हैं सेविंग क्लॉज। ठीक है। वो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज होता है। सेक्शन की स्टार्टिंग में आपने देखा ना, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड हेयर आफ्टर अबव, या नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग सेड इन द डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो वो नॉट विथ स्टैंडिंग को क्या बोलते हैं अपन? नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज। हाँ वो भी हो सकता है। हाँ हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन जो मेजरली काम आता है ना, वो आपके रिपील लॉस को ही ये इंडिकेट करता है, जो ये सेविंग क्लॉज में काम में आता है। बचाता है नहीं बचाता है वो तो बात की कहानी है, लेकिन जो कोई कानून अगर रिपील हो गया है, ठीक है, पुराना वाला, उसके उसके बारे में अगर जानना है तो सेविंग क्लॉज में जाते हैं अपन हमेशा। अब आओ एक्सप्लेनेशन। हर सेक्शन के नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ होता है उस सेक्शन को और समझाने के लिए। तो कभी भी डाउट होता है तो कोर्ट इसमें भी जा सकता है।
एक्सक्लेमेटरी साइन सेक्शन में आपने देखा होगा कहीं जगह पे कॉमा होता है, कहीं जगह पे इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, कहीं जगह पे सेक्शन के बीच में फुल स्टॉप दे दिया फिर नया चालू कर दिया, तो वो ऑन पर्पस दिए जाते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं सेक्शन पढ़ने का सही तरीका। जब भी आपका सपोज करो 3 लाइन का सेक्शन है, ठीक है, ऐसे ही पढ़ना, हमेशा से बता रहा हूं मैं। आपका 3 लाइन का सेक्शन है और यहाँ पे आपके कॉमा दे रखा है, तो आप जब पढ़ना स्टार्ट करो ना, और जहां पे कॉमा आ जाए वहां पे एक बार के लिए रुक जाओ, ठीक है। पहली बार अगर पढ़ रहे हो सेक्शन को तो उसको आप दोबारा पढ़ो कॉमा से पहले तक, ठीक है। कॉमा के बाद फिर बाद में पढ़ो, क्योंकि कॉमा का मतलब है कि वो आपको रोक रहा है दूसरी चीज बताने के लिए, ठीक है। वो कंटिन्यूएशन में नहीं है वो चीज, वो आपको रोकने के लिए वो चीज है, ठीक है। और आप अगर किसी डिबेट कंपटीशन या किसी भी चीज में अगर पार्ट भी ले रहे हो ना, या कहीं जगह पे आप रीडिंग भी कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना जब भी आप रीड करो ना, तो कॉमा के बाद 2 सेकंड का पॉज हमेशा आता है, ठीक है ना। और क्या बच रहा है इसमें? बस हो गया ये तो, इंटरनल हो गया पूरा। अब आ जाओ एक्सटर्नल पे। अब एक्सटर्नल मैं लिख नहीं रहा, ऐसे ही बता रहा हूँ, तुम लिख लेना। शेड्यूल्स भी इसमें आते हैं भाई, लेकिन शेड्यूल्स भी आज की डेट में कोई एक्ट में खास आते नहीं है, इंटरनल में आते हैं, लिख लेना शेड्यूल्स भी। एक्सटर्नल में पहला लिखो डिक्शनरी। आज की डेट में ज्यादा एक्ट्स के अंदर शेड्यूल कहाँ दे रखे होते हैं? कोर्ट मतलब है तो इंटरनल का पार्ट। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बता रहा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सी चीजें इंटरनल में आ रही है और कौन सी चीजें एक्सटर्नल में आ रही है। जो शेड्यूल है वो आपके इंटरनल का पार्ट है, इतनी सी चीज है। एक्सटर्नल में पहला लिखो डिक्शनरी। कोर्ट को अगर किसी भी वर्ड पे अगर डाउट होता है तो वो डिक्शनरी की तरफ ऑप्ट कर लेता है, लेकिन जनरली एडवाइजेबल कोर्ट को ये रहती है कि जो वर्ड दे रखा है भैया उसको वैसे का वैसा ही समझ लो। डिक्शनरी में एक शब्द के 50 मायने निकल जाते हैं, तो कोर्ट के ऊपर बाउंड नहीं है वो। दूसरा लिखो अर्लियर लेजिस्लेशन। नरेश जी थोड़ा पानी दे। उसके बाद लिखो लेटर लेजिस्लेशन। हम्म, LATER। अगर कोर्ट के सामने कोई भी चीज अगर आ जाती है कंफ्यूजन की स्थिति, तो कोर्ट ये देखता है कि इससे पहले वाला कानून कौन सा था और अब वाला कानून कौन सा है, ठीक है। दूसरा टेक्स्ट बुक्स। और टेक्स्ट बुक का मतलब ये नहीं है कि आप RK बांगिया या फिर ये भट्टाचार्य वाली, ये नहीं है। आपकी मनुस्मृति, आपकी कौटिल्य की अर्थशास्त्र, आपकी मुल्ला एंड मुल्ला, नाम सुना है ना। इवन केशवानंद भारती वाले केसेस के अंदर, उस केस के अंदर बहुत सारी टेक्स्ट बुक रेफर करी गई थी, और कोर्ट ने 90% टेक्स्ट बुक को अवॉइड ही किया था। कोर्ट ने कहा था कि हम टेक्स्ट बुक से बात का बतंगड़ नहीं बनाएंगे, जो लॉ की स्पिरिट में हमको इंटरप्रेट करना है हम उसी में ही इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आओ डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसाइसिस। हम्म, सारी डिक्शनरी का मतलब है सारी।
हाँ, ऐसे नॉर्मल की तो कोर्ट नहीं करेगा ना इंटरप्रेट। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? Sir, you're not audible. अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसाइसिस, इसको अपन दूसरी भाषा में अगर समझे तो इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट्स, जो कोर्ट के जजमेंट के थ्रू फॉर्मुलेट होती है। ये भी आपके एक्सटर्नल का पार्ट है। एग्जाम में सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको यही करेगा कि स्टेट डिसाइसिस किसके अंदर आती है। इसके बाद लिखो गवर्नमेंट पब्लिकेशन एंड रिपोर्ट। रिपोर्ट। इसके बाद लिखो फॉरेन जजमेंट्स। इसके बाद लिखो पार्लियामेंट्री डिबेट्स एंड हिस्ट्री, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट्स, डिबेट्स एंड हिस्ट्री। इसके बाद लिखो इंटरनेशनल ट्रीटी। इसके बाद लिखो इंटरनेशनल ट्रीटी। और लास्ट लिख लो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हाँ, वो चीज अलग है। वो चीज क्या कहती है पता है आपको? एविडेंस के अंदर जो सेक्शन 57 है आपका, वो एक तरीके से जज को विद्वान मान के चलता है कि अगर दिवाली अगर 26 तारीख की है तो जज को पता होना चाहिए। अगर फॉरेन में अगर ये चीज फॉलो होती है तो जज को पता होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज आप जज को बताओ। तो लॉ मेकर्स ने जब लॉ इनेक्ट हुआ था तो कुछ चीजों को कंप्लीटली इम्यून कर दिया था साबित करने के लिए कि ये चीज तो जज को पता ही होगी। तो वो चीज अलग पार्ट में है, यहाँ के पार्ट में नहीं हो सकती। भाई जो चीज पब्लिक डोमेन में है, अगर आपकी दिवाली अगर 23 अक्टूबर की आ रही है तो वो जुडिशियली नोटिसेबल चीज है। आप साबित नहीं करोगे कोर्ट में जाके कि सर दिवाली 23 अक्टूबर की है। ठीक है। तो वैसे ही आपके एविडेंस एक्ट के अंदर 10-15 चीजें बता रखी है जो जज को पता होनी ही चाहिए, जिसका जुडिशियल नोटिस कोर्ट को होना ही चाहिए कि ये चीज तो ऐसी ही काम करती है, चाहे वो कोई प्रथा हो, चाहे कोई प्रैक्टिस हो, चाहे रिलीजियन हो, चाहे किसी गवर्नमेंट का कोई प्रोसीजर हो, चाहे कोई फेस्टिवल के बारे में हो, चाहे XYZ कुछ भी हो। ठीक है। लेटर्स पेटेंट पढ़, हाँ ये मैंने भी पढ़ा हुआ है। एक बार मेरे को देखना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर राइट। तो इंटरनल और एक्सटर्नल एड समझ में आ गई ना ऑनलाइन? Yes, sir. सब हो गए अब इसमें? अरे इंटरनल में एक चीज और लिख लेना भाई, डेफिनेशन क्लॉज। बता लिखाना भूल गया मैं। इंटरप्रिटेशन क्लॉज कौन सा होता है? मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ। वो एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है, इंटरप्रिटेशन तो कोई लिखा हुआ ही नहीं होता, उसमें लिखा हुआ होता है क्या? लिखा हुआ है ना इंटरप्रिटेशन तो वो क्लॉज। डेफिनेशन है ना सेक्शन 3 तो आपके एविडेंस में। हाँ तो मेन हेडिंग क्या है उसकी? उसका इंटरप्रिटेशन क्लॉज ही हेडिंग है। लेकिन उसमें दे तो डेफिनेशन ही रही है।
हाँ तो डेफिनेशन ही काउंट करेंगे उसको डेफिनेशन अपन। थी लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन लिख रखा है उसमें। हाँ तो आप एक काम करो, डेफिनेशन के साथ एक स्लैश बना के डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन भी लिख लो यार। बाकी और किसी भी एक्ट में नहीं लिखा हुआ होगा आपके इंटरप्रिटेशन मेरे हिसाब से ना, आपके एविडेंस में लिखा हुआ होगी ये चीज। हर एक्ट के अंदर फॉर्मेट एकदम सेम रहता है। पहला क्लॉज हमेशा शॉर्ट टाइटल ही बताएगा, दूसरा क्लॉज आपको कब ये इन्फोर्स हुआ था यही बताएगा, और जो थर्ड आपका सेक्शन है वो हमेशा डेफिनेशन ही बताएगा। हर एक्ट में एकदम सेम चल रही है। एक तरीके से जो भी चीजें आपके एक्ट के अंदर दे रखी है वो सारी इंटरनल एड का पार्ट है, जो आपके एक्ट के बाहर के दे रखी है वो एक्सटर्नल एड का पार्ट है। बस डिफरेंस आपको यहाँ पता लगाना है कि जो आपके जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है वो आपके एक्सटर्नल का पार्ट है। आपके जो टेक्स्ट बुक है, मानो आपको एग्जाम में दे दिया मुल्ला एंड मुल्ला का नाम दे दिया या कुछ अच्छी बुक का नाम दे दिया, या गवर्नमेंट पब्लिकेशन दे दी कि ऑफिशियल गैजेट किसका पार्ट है, इंटरनल या एक्सटर्नल, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना। ऑफिशियल गैजेट अगर गवर्नमेंट का निकल भी रहा है तो वो एक्सटर्नल का पार्ट है, इंटरनल का पार्ट नहीं है। क्या? हाँ फुटनोट्स तो यार बेरेक्ट के, वो तो ये जो बेरेक्ट बनाते हैं वो डालते हैं, वैसे थोड़ा होते हैं फुटनोट्स कभी भी किसी लॉ के अंदर। और फुटनोट्स अगर देखा ही जाए तो वो तो वैसे भी उसका पार्ट ही है, तो फुटनोट्स पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी रहा है तो फुटनोट्स पे तो आप क्यों ही जाओगे इंटरप्रिटेशन करने के लिए, क्योंकि फुटनोट्स क्या बताते हैं, जो कानून में ऊपर लिखा हुआ है उसका बता रहे हैं कि ये कहाँ से उठा है। तो मेरे को नहीं लगता कोर्ट के सामने अगर कोई भी एम्बिग्विटी आ रही है तो फुटनोट्स पे जाएगी इंटरप्रिटेशन करने के लिए। मतलब नॉर्मल सी चीज है कि ईयर तो क्यों ही देखेगी वो। सर पर ना ये क्वेश्चन आता है कि इंटरनल पार्ट है फुटनोट्स या एक्सटर्नल है। हाँ क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि आपको चार ऑप्शन दे देंगे और चार ऑप्शन में आपसे पूछेंगे कि ये जो चीज है वो इंटरनल का पार्ट है कि एक्सटर्नल का पार्ट है। और ये वाला क्वेश्चन मतलब जेलों के एग्जाम में हर साल दो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। ठीक है। अब अपन ने ये तो पढ़ लिया कि इंटरप्रिटेशन के टाइम पे कोर्ट कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें देखेगी, कैसे कैसे देखेगी। अब अपन ये देखेंगे कि एक्चुअली में लॉ होते कितने प्रकार के हैं। लॉ के भी प्रकार होते हैं, कुछ लॉ टेम्पररी होते हैं, कुछ लॉ परमानेंट होते हैं। कुछ लॉ का नेचर एकदम अलग होता है, मतलब कुछ लॉ का टैक्सिंग नेचर होता है, किसी का पीनल होता है। कुछ लॉ डायरेक्टरी होते हैं, कुछ लॉ मैंडेटरी होते हैं। ठीक है, कुछ लॉ प्रोहिबिटरी होते हैं। तो ऐसे कितने तरीके के लॉ की अपन बात करेंगे। आज मैं एक काम करता हूँ, इंडेक्स लिखवा देता हूँ, इसको समझा मैं कल दूंगा तरीके से। पहला लिखो, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के हिसाब से दो तरीके के कानून होते हैं। वेरियस टाइप्स में ही डालना है, कानून के प्रकार ही तो हो गए ना ये। चार प्रकार के कानून पढ़ेंगे अपन। ये समझा भी देता हूँ। टेम्पररी लॉ वो होते हैं जिसका लॉ ये कब खत्म होने वाला है ये बनने के टाइम पे पता चल जाता है हमको। जैसे आपके कोविड के टाइम पे कौन सा एक्ट आया था, एपिडेमिक डिजीज एक्ट। अब वो, हाँ अब तो मेरे हिसाब से खत्म हो गया होगा वो एक्ट। टाडा में, टाडा तो परमानेंट लॉ था ना, मतलब। हाँ ये रिजर्वेशन के लिए जो हर साल हर 15 साल में बढ़ते रहते हैं, हाँ वो भी टेम्पररी लॉज में काउंट होते हैं वो भी। सही कह रहे हो। जैसे आपका एक एक्ट है फाइनेंस फाइनेंस कमीशन एक्ट, फाइनेंस एक्ट जो हर साल पास होता है, हर साल पास होता है और हर साल रिपील होता है और फिर वापस अगले साल पास होता है, तो सरकारी खर्चों के लिए और सारी चीजों के लिए। ठीक है। तो जो भी एक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए बन रहे हैं, जरूरी नहीं कि एक साल दो साल, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए बन रहे हैं और उसका जो एक्सपायरेशन है वो उस लॉ के साथ ही दे रखी है, उनको तो अपन बोलेंगे टेम्पररी एक्ट। और जो लॉ जिंदगी भर चल रहे हैं, आईपीसी सीआरपीसी कॉन्स्टिट्यूशन एविडेंस,
वो लॉ हो गए आपके परमानेंट एक्ट। अब दूसरा लिखो, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। पहला है कोडिफाइंग, दूसरा है कंसोलिडेटिंग, तीसरा है डिक्लेरेटरी, चौथा है रेमेडियल, पांचवा है इनेबलिंग, छठा है डिसेबलिंग, सातवां है पीनल, आठवां है टैक्सिंग, नौवां है एक्सप्लेनेटरी, 10वां है अमेंडिंग, और 11वां है लास्ट रिपीलिंग। लिख लिया? समझ भी चलो यार, काम निपटेगा। पहला है कोडिफाइंग। कोडिफाइंग क्या होता है? वो कंसोलिडेटिंग है। कोडिफाइंग का मतलब है कि कोई चीज पहले बनी हुई थी लेकिन कानून ने उसको अपनी पावर नहीं दे रखी थी। जैसे आपके हिंदू मैरिज एक्ट था, पहले प्रथा थी, शादी कर सकते हैं दो लोग, डाइवोर्स का था। ठीक है, जैसे आपके मुस्लिम लॉ के अंदर डाइवोर्स का था, तलाक उल बिद्दत और वगैरह वगैरह। ठीक है, आपके मेंटेनेंस को लेके था, सक्सेशन को लेके था। सरकार ने उन सबको लास्ट में क्या किया? कोडिफाई कर दिया कि ये भारत का कानून है। ठीक है, तो सरकार जब भी किसी रूल्स को या किसी प्रिंसिपल्स को कोडिफाई कर देती है और उसको लॉ का शेप दे देती है, उसको अपन कहते हैं कोडिफाइंग लॉ। दूसरा हो कंसोलिडेटिंग। कंसोलिडेटिंग का मतलब जो भैया ने बताया कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके लॉ जो था वो 4-5 जगह पे था, उन 4-5 जगहों से वो लॉ को उठा के एक ही किताब के अंदर छाप के दे दिया। क्या करा? कंसोलिडेट कर दिया, उनको एक साथ लाके खड़ा कर दिया। जैसे आपकी सीआरपीसी थी पहले, वो बहुत ही अलग अलग जगह पे रखी हुई थी। कानून ने क्या किया, मतलब आपके लेजिस्लेशन ने क्या किया, उन सबको उठा के एक जगह पे रख दिया। क्या बनी? सीआरपीसी। तो करा क्या? कंसोलिडेटिंग। तो अगर आप एक्ट को अगर स्टार्टिंग में पढ़ोगे भी ना, उसका जो ऑब्जेक्ट है, जो प्रियम्बल है, उसमें लिखा हुआ है कि कंसोलिडेटिंग। हर एक्ट में लिखा हुआ होता है कंसोलिडेटिंग एंड अमेंडिंग, सब में लिखा हुआ है कंसोलिडेटिंग का। तो उन्होंने किया क्या था, 4-5 जगह पे वो चीज थी, उसको उठा के एक जगह पे रख दिया। तीसरा हो डिक्लेरेटरी। डिक्लेरेटरी का मतलब होता है कि वो सारे लॉज जिसका काम ही डाउट्स क्लियर करने का है, जो एग्जिस्टेंस में आए ही डाउट को क्लियर करने के लिए थे। इसका एग्जांपल लिख लो, मोटर व्हीकल एक्ट। हम्म।
मतलब अगर एग्जाम्पल बताऊं तो तुम्हें ऐसा हो सकता है कि कोई लॉ बन गया, अब लॉ बनने के बाद समझ नहीं आ रहा, जैसे आपके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक हाउस प्रॉपर्टी के ओनर को लेके बहुत बड़ा विवाद हो गया था पहले। तो कोर्ट के सामने हमेशा एक ही क्वेश्चन रहता था कि किसको मानेंगे कि इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है। ठीक है, कानून के अंदर ना कोई डेफिनेशन थी, ना ही कोई सजेशन था, ना ही कोई एक्सप्लेनेशन था। लास्ट में एक बिल पास हुआ था जिसमें डेफिनेशन दी गई थी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो वो जो लॉ का नेचर है वो क्या है, उसने क्या रिमूव किया था, डाउट। ठीक है, अब और रेमेडियल। रेमेडियल का मतलब होता है कि जब आप कोई नई रेमेडी या फिर कोई नया तरीका या कोई भी नई चीज आप कानून में दे रहे हो। एग्जाम्पल पहले दे देता हूँ, मैटरनिटी रिलीफ एक्ट। पहले लेडीज को मैटरनिटी रिलीफ मिलती नहीं थी, ठीक है, अब मिलने लग गई। तो जो मैटरनिटी रिलीफ आपका एक्ट पास हुआ उसका नेचर क्या था, रेमेडियल, कि आपने कोई नई रेमेडी दे दी। ठीक है, तो जिस किसी भी कानून के अंदर लेजिस्लेचर ने कोई भी नई रेमेडी अगर लोगों को दे रखी है तो उसको अपन रेमेडियल कानून बोलेंगे, जैसे आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट। ठीक है, वो रेमेडियल नहीं है। आप मेंटल हेल्थ का अगर अलग कानून बना रहे हो तो वो रेमेडियल है। ठीक है। हम्म, आर्टिकल 32 रेमेडियल नहीं है, वो आपका अधिकार है। इसके बाद आते हैं किस पे, इनेबलिंग में। इनेबलिंग का मतलब होता है कि जहां पे आपके राइट्स को ब्रॉड कर दिया गया, जिस जगह पे पहले वो बहुत ही छोटे थे। जैसे पहले आपके लॉ के अंदर कोई भी सरकार है वो किसी की प्रॉपर्टी पब्लिक पर्पस के लिए ले नहीं सकती थी, उसको साबित करना होता था 50 चीजें। लेकिन अब कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड आ गया, जिसमें सरकार किसी की भी प्रॉपर्टी पब्लिक पर्पस के लिए ले सकती है। तो ये क्या है, इनेबलिंग प्रोविजन। जहां पे पहले कानून छोटा था लेकिन अब कानून का दायरा बड़ा कर दिया आपने एक तरीके से। ठीक है, और ऐसा ही किसी भी लॉ में हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है। ठीक है, तो जहां पे कानून का दायरा बड़ा हो रहा है जो पहले नहीं था, उसको अपन बोलेंगे इनेबलिंग स्टैट्यूट्स। अब आ जाओ डिसेबलिंग पे, जहां पे राइट्स जो है वो पर्सन के रिड्यूस कर देते हैं अपन। अब रिड्यूस कैसे करेंगे, किसी ने यहाँ पे एनआई एक्ट पढ़ी है क्या, 138 पढ़ा है क्या, Yes, sir. डिसऑनर ऑफ चेक्स। आपको एक जनरल रूल बता के जाता हूं मैं आज। आपके 138 में कितना टाइम दे रखा है कि चेक बाउंस होने के कितने टाइम में आपको 138 की एप्लीकेशन लगाना जरूरी है, 3 months. कितने, 6 मंथ है सर। सर 6 एक्ट में मंथ्स 6 मंथ है, और जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग 3 मंथ है। 3 months. आपके एनआई एक्ट में तो दे रखा है 6 महीने, लेकिन आपका आरबीआई बोलता है कि कोई भी चेक अगर एक बार इशू हो गया ना तो 3 महीने के बाद उसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है। ठीक है, तो देखा जाए तो जो आरबीआई का 3 महीने वाली गाइडलाइंस है वो डिसेबलिंग स्टैट्यूट के फॉर्म में काम करती है, क्योंकि आपके जो राइट आपको 6 महीने के दे रखे हैं ना, उसको डिसेबल करके नैरो कर दिया उसने। ठीक है, क्या होता है उसमें, हाँ डिसेबलिंग है वो भी, बिल्कुल है। अब आ जाओ पीनल। वर्ड समझ के समझ में आ गया कि कोई भी पीनल स्टैट्यू आपका आईपीसी, जरूरत ही नहीं एग्जाम्पल देने की। टैक्सिंग, टैक्स वाले स्टैट्यूज, जिस जिस किसी भी लॉ के अंदर टैक्स की बातें कर रखी है उसको अपन क्या बोलेंगे, टैक्सिंग स्टैट्यूज। इसके बाद आ जाओ एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूज का मतलब होता है कि जहां पे पुराने डाउट, मतलब पुराने लॉ के अंदर जो भी खामियां थी उसको अगर आप रिमूव कर दो। मैं डाउट नहीं बोल रहा, खामियां बोल रहा हूँ। ठीक है, उसको अपन बोलेंगे एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूज। इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो क्या दूं, POXO. पॉक्सो दे सकते हैं, 375 रेप का दे सकते हैं।
कि पहले आपके जो था हस्बैंड और वाइफ के अंदर, अगर 15 साल से वाइफ अगर छोटी नहीं है तो उसको रेप नहीं मानेंगे, लेकिन आज के डेट में उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, हुआ जजमेंट के थ्रू, लेकिन अल्टीमेटली लेजिस्लेचर ने भी तो कराई उसको रिमूव। तो उसको अपन एक्सप्लेनेटरी का फॉर्म में बोल सकते हैं कि पुराने पाप को अब धो दिया। वैसे नहीं। अब आ जाओ अमेंडिंग। अमेंडिंग एक्ट वो होते हैं जिसके थ्रू अमेंडमेंट किया जाता है। मतलब किसी भी एक्ट में अगर आप देखोगे तो लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, ये देखते हो ना आप एक्ट के स्टार्टिंग में जाके, कि ये तो लास्ट अमेंडमेंट 2018 के अंदर हुआ था। तो वो जो एक्ट का नाम दे रखा होता है ना उसमें, कि इस अमेंडमेंट के थ्रू ये तीन तीन सब्स्टिट्यूशन आए थे या इंसर्ट की गई थी चार पांच चीजें, उसको अपन कहते हैं अमेंडिंग स्टैट्यूट। अब आ जाओ रिपीलिंग। जिस किसी भी लॉ से कोई एक्ट को अगर अपन हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं, उसको अपन कहते हैं रिपीलिंग स्टैट्यूट। क्लियर है ये सारी चीजें? हाँ, तो वो रिपीलिंग स्टैट्यूट का ही पार्ट है। जहां पे लॉ को आपने परमानेंटली रिमूव कर दिया ना, परमानेंटली रिपील कर दिया, वो तो रिपील का पार्ट होगी। जहां पे आपने सिर्फ अमेंडमेंट करा है, मतलब कुछ चीजें यहाँ तो हल्की सी हटाई है और कुछ चीजें उनकी जगहों पे जोड़ी है, वो आपके अमेंडमेंट का पार्ट हो गए। हाँ हाँ, डिसेबलिंग होगा वो। पहले आपका फंडामेंटल राइट था, दायरा बहुत बड़ा था, आपकी प्रॉपर्टी को या आपकी मर्जी के खिलाफ हाथ भी नहीं लगा सकता था। अब 300 ए में डाल दिया उसको। आपका एक लीगल राइट है, वो एक स्टैट्यूटरी राइट है आपका, बस एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सरकार जब चाहे आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है पब्लिक पर्पज के लिए। तो आपके जो अधिकार थे उसको कम ही किया है ना अब तो वो डिसेबलिंग का पार्ट हो गया आपके। यहां तक क्लियर है सबको? ऑनलाइन? यस सर। ओके, बाकी का कल पढ़ेंगे। और जहां तक है मेरा टारगेट, 5 एक दिन में इंटरप्रिटेशन पूरी हो जाएगी। बाकी पढ़ाई वढ़ाई तो सही चल रही है ना तुम लोगों की? अभी पुलकित सर की भी तो क्लास हुई थी ना? ठीक है ऑनलाइन, थैंक यू, कल मिलते हैं।